प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हमने देखा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो थे मेनली टू टाइप्स के थे। एक था एन टाइप एंड सेकंड था आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, जहाँ पे एन का मतलब था निगेटिव एंड पी का मतलब था पॉजिटिव। ठीक है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करी थी। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करी थी। ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मतलब जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, एंड पी टाइप में हमने ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करी थी जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एन फॉर नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है ना। अच्छा, अब दो बातें हमको ध्यान में रखना है, दो पॉइंट्स हमें बहुत ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि जो आप पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करने वाले हैं अपने प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है, वो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी क्या होंगे, जिनके लास्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं, फॉस्फोरस हो सकती है, एंटीमनी हो सकती है, ये मेन है ना, और आर्सेनिक हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि इनमें से कौन से इम्प्यूरिटी को हम ऐड करेंगे सिलिकॉन में और किसको ऐड करेंगे हम जर्मेनियम में, ये डिपेंड करेगा एटम के साइज़ के ऊपर, एटम के साइज़ के ऊपर। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि हम वही इम्प्यूरिटी ऐड करें जिसके एटम का साइज़ सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम के साइज़ के लगभग इक्वल हो, नियरली इक्वल हो। ठीक है, अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जिसका एटॉमिक नंबर है 14। अब हम इसमें कौन सी इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें ऐड करें एज इम्प्यूरिटी क्या, फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस हम ऐड करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। 15 इसका क्या मतलब है कि इसका 14 है एटॉमिक नंबर, इसका 15 है, मतलब क्या हुआ कि दोनों के एटम के साइज जो है लगभग इक्वल है ना। तो हमने क्या करना है, सिलिकॉन में हम ऐड करेंगे फॉस्फोरस एज इम्प्यूरिटी और जर्मेनियम में हम ऐड करेंगे आर्सेनिक एज इम्प्यूरिटी। क्यों, क्योंकि जर्मेनियम का होता है 32 और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33। तो ये भी लगभग क्या है, नियरली इक्वल है, एटम, इनका जो एटम के साइज़ जो है वो नियरली इक्वल है। तो बहुत ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की ज्योमेट्री चेंज ना हो, इसलिए हमें उन्हीं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करना है जिनके एटम का साइज़ सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम के साइज़ के लगभग इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, दूसरा मेन पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर क्रिस्टल में इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, ठीक है, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो हम इम्प्यूरिटी क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आर्सेनिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्प्यूरिटी आखिर हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिलिकॉन का एक एटम निकाल के फेंक देंगे, उसकी जगह फॉस्फोरस का एक एटम डाल देंगे, है ना। तो 1 एटम ऑफ सिलिकॉन इज रिप्लेस्ड बाय 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, या जर्मेनियम के केस में 1 एटम ऑफ जर्मेनियम इज रिप्लेस्ड बाय 1 एटम ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो भी क्रिस्टल होगा उसमें से हम अगर एक एटम निकाल के फेंकेंगे सिलिकॉन का, तो हमें फॉस्फोरस का एक एटम ऐड करना होगा उसकी जगह। इस तरह से फॉस्फोरस जो है सिलिकॉन क्रिस्टल में अपनी जगह बनाएगा या आर्सेनिक जो है जर्मेनियम क्रिस्टल में अपनी जगह बनाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि हम सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 एंड 4, यानी कि लास्ट वाले शेल में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, वैसे अगर हम इसमें इम्प्यूरिटी जो ऐड करने वाले हैं वो है हमारी फॉस्फोरस। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 285, यानी कि लास्ट वाले में है 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमको क्या कराना है, इस सिलिकॉन के इंट्रिंसिक क्रिस्टल में इस फॉस्फोरस के एटम को इंक्लूड करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम प्योर सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जो भी सिलिकॉन के जितने भी एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे एटम के साथ
कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे होंगे। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपको कोई भी रूम टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन पे आपको कोई भी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है, यानी कि कंडक्टिविटी जो होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। कब, 0 केल्विन पे ये क्रिस्टल एज एन इंसुलेटर काम करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से दिख रहा होगा, इस तरह से दिख रहा होगा कि हर एक एटम के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वो दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे होंगे, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्ट करना है इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, तो आप क्या करेंगे, एक एटम सिलिकॉन का निकाल के फेंक देंगे, उसकी जगह आप एक एटम डाल देंगे, किसका, फॉस्फोरस का। तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ना, ये सिलिकॉन का एटम, इसको हम निकाल के यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह एक एटम हम डाल देंगे फॉस्फोरस का। तो देखने वाली बात यह है कि इतने सारे सिलिकॉन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक एटम फॉस्फोरस का डलेगा, और आप देखिएगा कि कंडक्टिविटी जो है आपकी वो रूम टेम्परेचर पे ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस सिलिकॉन के एटम को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फॉस्फोरस का एटम डाल देते हैं। ठीक है, अगर ये सिलिकॉन का एटम था तो इसके लास्ट शेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन और चारों ने एक दूसरे से बॉन्डिंग करके रखी हुई थी दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से। अगर ये फॉस्फोरस का एटम है अब, तो इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के एटम के साथ, लेकिन इसमें 5 है तो एक आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है ना। तो हमने किसी तरह का कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया है फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सिलिकॉन का एक क्रिस्टल का एक फेस ले लिया है जिसमें 4 मैंने सिलिकॉन के एटम्स डाले हैं और एक सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर दिया है फॉस्फोरस के एटम के साथ, है ना। फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड के, वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, है ना, और स्टेबल हो जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं हो पाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन उसका एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखिए 4 फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, इसका मतलब यहाँ कहीं आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आपका। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है कि हर एटम ऑफ इम्प्यूरिटी, है ना, ईच एटम ऑफ इम्प्यूरिटी या ईच एटम ऑफ, अगर यहाँ पे फॉस्फोरस लिया है आपने, वो क्या करेगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देगा सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, है ना। अब आपके इस क्रिस्टल में कितने लाखों करोड़ों सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम्स होंगे, है ना, और आप उसी रेशो में फॉस्फोरस के एटम या आर्सेनिक के एटम भी इंक्लूड करेंगे, तो हर इम्प्यूरिटी का एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो ओवरऑल क्या होगा आपका, इस क्रिस्टल में, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे जो कि कंडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस इम्प्यूरिटी के एटम के वजह से आपकी कंडक्टिविटी मैनीफोल्ड बढ़ जाती है। हम देखेंगे कि एक एटम के वजह से आपकी कंडक्टिविटी जो है 16 टाइम बढ़ जाएगी। तो 10⁻10 सिलिकॉन एटम में या 10⁻10 जर्मेनियम एटम में जो है आप क्या करेंगे, एक एटम डालेंगे फॉस्फोरस का, तो आपकी कंडक्टिविटी जो है वो 16 टाइम इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी भी फ्री नहीं हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कंडक्शन बैंड में नहीं है, ये अभी भी फॉस्फोरस के वैलेंस बैंड में ही रिसाइड कर रहा है ना, वैलेंस बैंड में रिसाइड कर रहा है। और आप इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, जंप करके पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। अब सवाल उठता है कि इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से जंप करा के कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी आपको बहुत कम चाहिए,
है ना। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करवाते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है फ्री, जो कि कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, कितनी चाहिए? सिलिकॉन के केस में चाहिए आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के केस में चाहिए लगभग 0.72 या 0.734 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको फॉस्फोरस गिफ्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये वैलेंस बैंड में ज़रूर है लेकिन ये लूजली कपल्ड है, फॉस्फोरस के शेल से लूजली कपल्ड है, इसके न्यूक्लियस से ये टाइटली बाउंडेड नहीं है। तो थोड़ी सी ही जब आप एनर्जी देंगे तो ये जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और कंडक्टिविटी को सेमीकंडक्टर की इंक्रीज कर देगा, है ना। तो जब मैं सिलिकॉन के केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगी और जर्मेनियम के केस में 0.01 के बराबर एनर्जी दूंगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लगभग एनर्जी दूंगी, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका जो फॉस्फोरस के वैलेंस बैंड में ही मौजूद था वो क्या होगा, इस एनर्जी को पाके एक्साइटेड होगा और जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगा। तो इतनी थोड़ी बहुत एनर्जी अप्लाई करने से ही ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, है ना। जबकि इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा, इससे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे आपको बहुत कम एनर्जी में ही फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने लग गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी काम करवाते हैं, यानी कि 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस में ही अगर आप अपने सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को काम करवाते हैं तो बहुत आसानी से काम करेगा, बहुत ही आसानी से आपको ये फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे आप 0 केल्विन से ऊपर जाते हैं आप रूम टेम्परेचर तक पहुंचेंगे भी नहीं, उससे ही पहले आपको ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हुए दिखेंगे और कंडक्टिविटी आपको मिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है इनको फ्री करने के लिए। अब क्या है, हर फॉस्फोरस का एटम या हर एन टाइप इम्प्यूरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी जो है वो आपको क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जा रही है, गिफ्ट करके जा रही है, डोनेट करके जा रही है। इसलिए हम एन टाइप इम्प्यूरिटी को या पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डोनर इम्प्यूरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आता है एग्जाम्स में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं। किसको डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं? एन टाइप इम्प्यूरिटी को या पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को हम बोलते हैं डोनर इम्प्यूरिटी, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छा, अब दो और इम्पॉर्टेंट बात, पहली कि फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है इस फॉस्फोरस एटम के वजह से। जब आपने, ये तो वैलेंस बैंड में ही था बेचारा, लेकिन जब आपने थोड़ी बहुत एनर्जी अप्लाई कर दी तो ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और कंडक्शन बैंड में चले गया और कंडक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो गई, है ना। तो पहली चीज़ क्या कि आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इम्प्यूरिटी एटम्स के वजह से। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं किसके वजह से, इम्प्यूरिटी एटम्स के वजह से, यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरस एटम के वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे सिलिकॉन क्रिस्टल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको इम्प्यूरिटी एटम्स के वजह से, डोनर इसके वजह से मिल रहे हैं, एटम की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा ये भी तो होगा ना भैया। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी अप्लाई करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तब भी तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना, जो कि कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्टिविटी करेंगे। तो आपको थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहला, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि थर्मली जनरेटेड नहीं है, जिनके लिए टेम्परेचर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी,
300 केल्विन पे यानी रूम टेम्परेचर पे आने से पहले ही ये वैलेंस बैंड से जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में और कंडक्टिविटी शुरू कर देते हैं, है ना। वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे और दूसरे वो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जिनको पाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है ना। और उनको हम क्या बोलते हैं, जिनको जिनको हमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके जो हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री वाले, इनको टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मिलते हैं उनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और उन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में आपको दो तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। एक वो जो कि फॉस्फोरस या कोई भी पेंटावेलेंट या डोनर इम्प्यूरिटी डालने के वजह से मिलेगा, और दूसरा वो जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से मिलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि अमाउंट किसका ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले भी इंट्रिंसिक वाले में हम पढ़ चुके हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड बहुत कम ब्रेक होते हैं, और ये जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्रिस्टल में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, इनके वजह से कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसलिए तो हमको डोपिंग करनी पड़ रही है इसी को, तो इसलिए हमको एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ज़रूरत हो रही है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक कोई काम का नहीं था। एक फास्फोरस के एटम ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया तो पूरे क्रिस्टल में सिलिकॉन के या जर्मेनियम के बहुत सारे फास्फोरस के या इम्प्यूरिटी के एटम होंगे, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, इन वाले फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन को हम बोल देते हैं क्या, एन आई, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो कि किसके वजह से मिल रहा है इम्प्यूरिटी के वजह से, एन आई। और इसको मान लीजिए हम बोल देते हैं एन टी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जो कि आपको मिल रहा है किसके वजह से, थर्मली जनरेशन के वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज करने के वजह से। तो आपको समझ में आ रही है अब एक बात कि एन आई जो होगा वो कहीं कहीं ज़्यादा होगा एन टी से, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कौन से इम्प्यूरिटी एटम के वजह से जो होंगे वो कहीं कहीं ज़्यादा होंगे, किसके वजह से, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो एन आई इज़ मच मच ग्रेटर देन एन टी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन देखिए, वो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं एक जो कि इम्प्यूरिटी की वजह से, मतलब फॉस्फोरस एटम की वजह से जनरेट हुए, एक वो इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं फ्री होके जो कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से मिले, है ना। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं जो फॉस्फोरस एटम डालने के वजह से मिल रहे हैं, ये भी वैलेंस बैंड में ही था पहले तो, फिर आपने थोड़ी सी एनर्जी जब इसको अप्लाई करी तो ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, ठीक है। जब ये कंडक्शन बैंड में गया तो इसने अपने पीछे कोई होल नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन जब आपने इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया और उसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हुआ, जिसको आपने बोला थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, जब वो अपनी जगह छोड़कर कंडक्शन बैंड में गया तो उसकी जगह आपको क्या मिलता है, होल। उसकी जगह क्या मिलेगा आपको, होल। इसका क्या मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ तो आपको कोई होल नहीं मिला, है ना। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो आपको उतने ही होल्स मिलेंगे जितने कि ये इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो ओवरऑल जब हम सेमीकंडक्टर को देखते हैं एन टाइप, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से आपको मिल रहे हैं, दो तरह के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन होल सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के वजह से बना है ना। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एन आई जो है बहुत बहुत ज़्यादा है आपका एन टी से। इसका मतलब कि एन टी की वैल्यू जो है वो कम है, एन टी की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि होल्स की वैल्यू भी कम होगी, है ना। यानी ओवरऑल हम देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एन आई
भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंटी भी हैं। दो तरह से हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन होल जो है सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के भागने के वजह से, अपनी जगह को छोड़ने के वजह से। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। कितनी होगी भाई? होगी Ni+NT, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इम्प्यूरिटी एंड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर या कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से। लेकिन होल जो होगी उसकी अमाउंट या उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। सिर्फ और सिर्फ होल की कंसंट्रेशन जो है वो NT के बराबर होगी। NH क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ NT के बराबर होगी। तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स Ni+NT, इम्प्यूरिटी के वजह से भी और थर्मली जनरेशन के वजह से भी। और होल जो होंगे वो सिर्फ थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के भागने के वजह से होंगे, अपनी जगह को वैकेंट करने के वजह से होंगे। यानी कि नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो सिर्फ NT के वजह से होंगे। N टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स कम होंगे, तो इनको हम बोलेंगे क्या? होल्स को हम बोलेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या? माइनॉरिटी कैरियर। क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी कैरियर। हमें पता है सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और चार्ज कैरियर होल भी होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्योंकि होल्स की अमाउंट कंसंट्रेशन कम है, इसलिए होल्स क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी कैरियर कहलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स की Ne है Ni+NT, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे भाई? इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे मेजोरिटी कैरियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या है और माइनॉरिटी कैरियर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मेजोरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी कैरियर है होल्स। अच्छा, इसलिए अब हम जो है एन टाइप को बोलते हैं क्या? N4 निगेटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेगेटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर है क्या? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। मेजोरिटी कैरियर का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस मेजोरिटी कैरियर के वजह से ही मैक्सिमम होती है। होल तो बहुत ही कम है, उसके वजह से बहुत ही थोड़ी सी करंट आपकी फ्लो होगी, जिसको हम कहेंगे माइनॉरिटी कैरियर करंट, जो कि मेनली रिवर्स बायस में आपको मिलती है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अच्छा, हम बोल तो रहे हैं कि एन का मतलब है निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है सेमीकंडक्टर जो है वो निगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ऑन दी होल अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे भैया कि मेजोरिटी कैरियर तो इलेक्ट्रॉन है, N4 निगेटिव है, इसका मतलब क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो निगेटिव चार्ज हो गया क्या? नहीं, एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। अब क्यों होगा भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्यों? क्योंकि जो आपने इम्प्यूरिटी का एटम ऐड किया है, मान लीजिए फॉस्फोरस, मान लीजिए कि आपने पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी फॉस्फोरस ऐड करी सिलिकॉन में, तो क्या है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। इसका मतलब क्या है? इसके पास है 15 इलेक्ट्रॉन एंड 15 प्रोटॉन। 15 इलेक्ट्रॉन एंड 15 प्रोटॉन है ना। अब इसको जब आप सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये आपको डोनेट तो कर रहा है, जिसके वजह से आपकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है और आप कह रहे हो कि N4 निगेटिव टाइप हो गया आपका सेमीकंडक्टर। लेकिन आपके पास 15 प्रोटॉन भी तो हैं। अगर ये आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्स्ट्रा, तो इसके पास प्रोटॉन भी तो उतने ही हैं। यानी कि ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल क्या होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा।